नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और नए साल का स्वागत अगर अच्छे से किया जाए तो साल अच्छा गुजरता है। लेकिन अच्छे से क्यों करें? क्योंकि पिछला साल बहुत शानदार रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय वर्ष की, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जो बीता वित्त वर्ष था वो बहुत ही शानदार था इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। ज़बरदस्त रिटर्न आए, काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, बीच बीच में झटके भी लगे, लेकिन साल की क्लोजिंग हमने बहुत ही धांसू की है, ज़बरदस्त की है। कुछ अंदाज़ा लगाइए आप, निफ्टी 27% की रैली करा है उसने एक साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में। सेंसेक्स में 24%, बैंक निफ्टी 15%। बैंक थोड़ा सा जिसमें हैवी वेट स्टॉक था वो कम चला है, फिर भी 15% की रैली है। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही थी, जिसकी सबसे ज़्यादा बुराई हो रही थी, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग उंगलियां उठा रहे थे, मिड कैप ने 60% और स्मॉल कैप ने 70% के रिटर्न मिले। इस तरीके के रिटर्न हमें FY24 में मिले हैं और FY25 का हम स्वागत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि रिटर्न ऐसे ही मिलने चाहिए। मज़ा तो तभी है जब धमाकेदार रिटर्न मिले। और बहुत सारे ट्रिगर हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि FY25 में मार्केट में क्यों जैकपॉट लग सकता है। इसीलिए शो का नाम भी हमने रखा है कि FY25 में फिर से क्या जैकपॉट लगेगा। ये है आज की बड़ी पहेली जिस पर हम बातचीत करेंगे। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पे हम बातचीत करना चाहते हैं। एक तो ये कि क्या एक और बड़ी रैली, एक बड़ी तेज़ी के लिए हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा है कि दुनिया भर में तेज़ी के संकेत हैं। 2 बड़े मार्केट जिसमें से अब मैं इंडिया को बड़ा मार्केट मान रहा हूँ, तो यहाँ बड़ी तेज़ी, और अमेरिका में ज़बरदस्त तेज़ी। वहाँ पर जो सबसे बड़ा इंडेक्स है S&P 500, वो लाइफ हाई पे खड़ा है। उसने मतलब इतनी बड़ी रैली 3 महीने में 10% की दिखाई है, जो कमाल है अपने आप में। वहाँ साल भर के टारगेट दिए जा रहे थे 5200, 5250, ऑलरेडी 5250 टच कर रहा है वो। तो अमेरिका में बड़ी तेज़ी है, उसके क्या संकेत माने जाएं, किस तरीके से वहाँ के मार्केट को एनालाइज किया जाए, रेट कट का क्या होने वाला है, सब बातें हम करेंगे। दूसरा, हमारे मिड और स्मॉल कैप क्या एक बार फिर दिग्गजों को बीट करेंगे? अब मैं हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ, सामने डेटा है आपके, तो क्या इस साल फिर से यही तूफान होगा? और अंत में एक क्वेश्चन और जो आपके दिमाग में बार बार घूम रहा होगा कि आपने देखा होगा कि बड़े निवेशक और प्रमोटर्स ने खूब बिकवाली की है, तो क्या ऊंचे बाजार का फ़ायदा उठा रहे हैं, या इक्विटी एक अच्छा तरीका है कैपिटल रेज करने का, डेट नहीं लेना पड़ेगा, क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे एक एक करके। लेकिन पहले मेहमानों से आपका परिचय। सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जैन जी हमारे साथ हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर। पंकज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग सिंह अमेरिका से एनसेट कैपिटल के फाउंडर एंड CEO, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम थोड़ा यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि FY25 में भी सुनील जी क्या जैकपॉट लगेगा? जैकपॉट को डिफाइन कीजिए। वापस 27, 60 और 70 को ही जैकपॉट मानेंगे तो सर नहीं। मैं तो हमेशा मानता हूँ उससे थोड़ा और ऊपर। नहीं, मगर अगर आप 18, 25 एंड 30, 35 अगर रखेंगे एंड हाँ, उस तो मैं मेरी उम्मीद से हो सकता है, और उसी को आपको जैकपॉट मानना चाहिए, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए भैया। उसमें से 20%, 30% हो गया तो आप वापस 60-70 की उम्मीद, क्योंकि एक लो बेस पे वो हुआ, तो बेस भी बढ़ गई है अभी, तो वो याद रखने की जरूरत है। बट स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न जरूर बनेंगे ब्रॉडर मार्केट से। ओके, फिर से जैकपॉट लगेगा। तो क्या एक बड़ी तेज़ी की तैयारी के लिए हम रेडी हो रहे हैं? और FY25 में बहुत सारे चीज़ें या इकोसिस्टम या कहें एनवायरनमेंट ऐसा बनता जा रहा है कि एक बड़ी तेज़ी बनेगी। देखिए, इकोसिस्टम में बिगेस्ट थिंग जो हो रहा है ही कि पर कैपिटा इनकम की बढ़त में सेविंग्स का अलोकेशन बढ़ रहा है अवे फ्रॉम बैंक्स इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी म्यूचुअल फंड की देखिए डिपॉजिट की अगेन शेयर 2010 में थी 13%, आज 27%। यानी रियलोकेशन, पीपल डिमांड डिपॉजिट से अपना सेविंग्स को अलोकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स इक्विटीज, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू PMS, थ्रू AIF, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक, ऐसे भी। सेकेंड चीज जो हो रहा है कि आप देखेंगे तो द कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लोस, यानी लोग SIP के जरिए जो महीने में कर रहे हैं, ये फ्लोस का क्या है कि सडन प्रॉफिट बुकिंग,
सडन एक मार्केट में डीप करेक्शन हो तो भाग के दौड़ जाना, ये बातें नहीं होती है, क्योंकि एसआईपी में लोग शांत रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उनके लिए फायदेमंद भी होता है, बिकॉज करेक्शन आता है तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग उनके काम आ जाता है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज जो है, ये एसआईपी बुक जो आज 19,000 को छू रही है, मेरे ख्याल में अगले साल एंड तक एटलीस्ट 30,000 करोड़ बनना चाहिए। तो ये 19 to 30,000 करोड़ का फ्लोस, और अगर आप ब्रेकअप देखें, 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल एसआईपी बुक आपको मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने वाले जैसे फंड्स में ही आ रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट देगा फ्रॉम अ लिक्विडिटी टू द मार्केट। तो वो एक चीज है कि वर्चुअस साइकिल जो कहते हैं फ्लोज का, वो बढ़ रहा है। एंड द सेम टाइम इकोनॉमिक डेटा इंडिया का जीडीपी का हर महीने बेटर हो रहा है, और जब रिवाइज कर रहे हैं पिछले साल की जीडीपी, वो दिख रहा है कि और भी बेहतर थी जीडीपी। तो न्यूज फ्लो ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट भी अच्छा है, लिक्विडिटी भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्टोरी है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, राइट, वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी, इकोनॉमिक स्टोरी भी इंडिया की अच्छी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, पॉलिटिकली, राइट, एक कंसिस्टेंसी हो, तो 5 साल का गवर्नमेंट का आउटलुक, पॉलिसी कंटिन्यूटी, ये एक बहुत बड़ी चीज है फॉरेन फ्लोज को भी आके इंडिया को, अपनी स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग है ये है। पंकज जी, क्या आपको भी लगता है कि जैसे सुनील सर कह रहे हैं कि कम से कम 50% और एसआईपी बढ़ जाएगी, 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी अगले साल के अंत तक, तो ठीक है, जैकपॉट शब्द को अगर आप लिटरली ना ले तब भी 20-25-30% की ग्रोथ यहाँ से आराम से मिलने में कोई दिक्कत लगती है आपको पंकज जी? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी, मैं इस सवाल को और इस जवाब को कुछ इस तरह पुट करूंगा कि मार्केट काफी इंकरेजिंग है, मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में पार्टिसिपेशन, चाहे हम देखें रिटेल पार्टिसिपेशन हो, यंगर यूथ पॉपुलेशन हो, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो डाइवर्ट हो रही है टुवर्ड्स से इक्विटी मार्केट फ्रॉम बैंक्स और अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीजों का रुझान पॉजिटिव है। और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले वर्ष में, वर्ष 2025 में, वित्त वर्ष 2025 में इसमें कोई एक बहुत बड़ा डेंट आने वाला है। बट वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द sort of speed breakers which could sort of come in the markets में। और उसमें जो 2-3 बड़े इश्यूज हैंगे, हमारे तो इलेक्शंस हैं डेफिनेटली अगले 1.5-2 महीने में, उसके अलावा वर्ल्ड में भी काफी सारे मेजर इलेक्शंस हैं, इवन यूएस में अक्टूबर-नवंबर में मेजर इलेक्शंस हैंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं जिनका समीकरण और ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड दे कुड डेंट द सॉर्ट ऑफ राइड इन द मार्केट। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि समीकरण काफी पॉजिटिव है, और कोई ऐसा मेजर कारण नहीं है कि जिस तरह के अच्छे रिटर्न हमारे को पिछले 1-1.5 साल में मिले हैं, इस तरह के सिमिलर रिटर्न ना मिले। बट वन विल हैव टू बी कॉशियस, इट विल नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड। अगर अभी भी हम देखें, जो पिछले 1-1.5 महीने में हमने स्मॉल और मिड कैप में एक रूथलेस करेक्शन देखी थी, अगर हम देखें नीरज जी, जो क्वालिटी मिड कैप्स हैं, आई थिंक दे हैव अगेन सॉर्ट ऑफ कम बैक, और दे हैव स्टार्टेड टू कम बैक, और काफी डिसेंट लेवल्स पे आ गए हैं। बट अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे, देयर आर मेनी स्मॉल कैप स्टॉक जो मेरे को लगता है कि जिस लेवल से डेंट हुए थे और जो नीचे आ गए हैं, उनमें भी रिकवरी पाथ नहीं आ रहा। और एंड हिस्ट्री हैज टोल्ड अस, हमने देखा है हिस्टोरिकली काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप्स होते हैं जो ऑब्लिवियन में चले जाते हैं, कि वंस द पार्टी इज ओवर फॉर दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स, दे डोंट टेंड टू राइज। तो उस चीज से सचेत रहना पड़ेगा, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, मोमेंटम इन्वेस्टर हो, उस चीज से सचेत रहना पड़ेगा। सो टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्टर्स रोटेशन, सेक्टर आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 6-8 महीने में कोई एफएमसी सेक्टर में बना हुआ था, डजंट मैटर, हिस्टोरिकली बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, समथिंग लाइक से HUL और ब्रिटानिया, बट कोई खास रिटर्न नहीं दिया। So one will have to identify the good sectors, one will have to identify the good mid caps, and one will have to stay away from definitely poor quality small caps. पंकज जी, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक रिस्क हो सकता है, यूएस में इलेक्शन है नवंबर में, बट यूएस के इलेक्शन मान लो ट्रम्प भी जीत जाए तो हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट क्यों डिरेल होगा उससे? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। अदर डे आई वाज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल on internet, उसमें यही, and that article was something to do with energy shield, something to do with thermal power, something to do with rising coal prices.
तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मेरे को पढ़ने को मिली, उनमें ये लिखा हुआ था कि अगर यूएस में जो कमिंग इलेक्शंस हैं एंड जिसमें ऐसा अभी तक ऐसे रुझान आ रहे हैं कि शायद मिस्टर ट्रम्प थोड़े आगे हैं, एंड इफ दैट हैपन्स सो देन जो यूक्रेन वॉर है कि यूक्रेन वॉर में उस अगर ऐसा इवेंट अनफोल्ड होता है, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ सिनेरियो, अगर ऐसा इवेंट अनफोल्ड होता है और ट्रम्प जी जीत के आते हैं तो यूक्रेन वॉर में विराम बहुत जल्दी आ सकता है बिकॉज ऑफ रीजंस विच मोस्ट ऑफ द पीपल नो। और अगर वो विराम आ जाता है तो ये जो इस टाइम जो कोल के प्राइसेस मिल रहे हैं, जो पूरे यूरोप में दोबारा से थर्मल पावर प्लांट हो गए, चालू हो गए थे ऑन इमरजेंसी बेसिस, उनमें सीरियस थमाव आ सकता है। एंड ऑल दिस थर्मल काइंड ऑफ सिनेरियो, ऑल दिस कोल प्राइसेस काइंड ऑफ सिनेरियो, समथिंग लाइक अ कोल इंडिया और एनटीपीसी काइंड ऑफ स्टॉक, दे कुड सी सीरियस करेक्शन। सो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स जो कि अगर हम थोड़ा सा दूर का विजन रखें तो वन विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। तो जैसा मैंने कहा कि सेक्टर को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पुअर स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहना पड़ेगा। सो इट इज नॉट यू कैन जस्ट पेंट अक्रॉस द ब्रश एंड यू कुड से कि आई वुड मेक मनी एवरीवेयर एंड एनीवेयर। वन विल हैव टू बी स्टिल वेरी कॉशियस, बट मनी इज टू बी मेड, बट थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मार्केट में रहना पड़ेगा। ओके अनुराग, आपके यहाँ भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है, भारत में भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है, क्या ये कंटिन्यू करेगी? और आपके यहाँ इतनी तेजी क्यों बन रही है? क्या बदल गया ऐसा? रेट कट तो अभी हुआ नहीं, जैसा जून में होगा कि नहीं होगा अभी पता नहीं, महंगाई उतनी नीचे आई नहीं, क्यों तेजी हो रही इतनी आपके यहाँ? एक तो अच्छा नीरज जी नमस्कार आपको, सुनील जी को, जैन साहब को, और जो हमें सुन रहे हैं आपको नमस्कार। अच्छा नीरज, देखिए तेजी के कारण हैं और वो ब्रॉडली उसको समराइज करते हैं, बट ब्रॉडली ये है कि आफ्टर कोविड जो रेट हाइक्स शुरू हुआ वो बड़ा अनएंटिसिपेटेड था। आफ्टर अबाउट 15 साल के बाद ये 5% का फ्रॉम 0 to 5% रेजीम में जाना इटसेल्फ बड़ा रिस्की था। तो एंटिसिपेशन था कि भाई रिसेशन आ जाएगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। वो सब कुछ हुआ नहीं और इकोनॉमी बड़ी रेजिलियंट वे में सस्टेन कर रही है। अब ये ऐसी सिचुएशन है जैसे कि सपोज आप मझधार में आप गोते लगा रहे हैं और कोई आपको सिग्नल दे दे कि यार बस रेस्क्यू बोट आने ही वाली है आधे घंटे में, तो आप सस्टेन कर लेंगे, राइट? सो वो सिचुएशन लास्ट ईयर थी दैट नोबडी न्यू कि रेस्क्यू कब होगा इसका, कि हम डूब तो नहीं जाएंगे इस चक्कर में। लेकिन टुडे द फेडरल रिजर्व हैज वेरी क्लियरली सेड कि देखिए अगर जरूरत पड़ी तो अब तो हम रेट कट शुरू करने वाले हैं। नाउ द अनसर्टेनिटी इज गॉन। सो इस सिचुएशन में मार्केट्स आर वन पार्टली, आई एम नॉट सेइंग टुडे कि वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, बट broadly earnings are sustaining. Unemployment market, unemployment is all time low, pretty much below 4 है, तो काफी अच्छा नंबर है। और कंपनीज की अर्निंग्स S&P की देख लीजिए, पिछले साल भी उन्होंने 220-230 की अर्निंग्स की है, इस साल $250 की अर्निंग्स का उम्मीद है। तो एज लॉन्ग एज अर्निंग्स आर गुड और फेड का अगला मूव इज गोइंग टू बी अ रेट कट, तो आई थिंक इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि अल्टीमेटली देखिए जो डिफिकल्ट फेज था वो मार्केट्स ने they've passed through that difficult phase। तो ये तो तेजी का कारण है और पार्टली आई थिंक बिकॉज मार्केट्स उसको पहले प्राइस इन करते हैं। सो मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन कि यार देखिए अब जब रेट कट्स आने ही वाले हैं तो लेट्स कम टू द न्यू रेजिम। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक ये दो बातें मुझे अच्छी लगी। देखिए जो जैन साहब ने कही, वन इज के कॉम्प्लेसेंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स में जब लेटर ऑन आते हैं नीरज जी। लेकिन कॉम्प्लेसेंसी का ये मतलब है कि लेट्स नॉट अज्यूम कि ये बिल्कुल स्मूथ रन जैसे पिछले 2008-9 से चल रहा है मार्केट्स में, वो नहीं चलेगा। तो अगर ब्रॉड इंडिकेशंस बताएं तो यूएस में भी रेट कट्स अगर आएंगे तो अंदाजा है कि अबाउट 10 ईयर यील्ड अबाउट 4-4.5 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि जो फेड फंड्स रेट है वो 3.5 से नीचे नहीं जाएंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, और या फिर जीरो पर तो उतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो अब ये एक नया दौर है जिसको मार्केट्स को सस्टेन करना पड़ेगा। वो कैसा फेज आउट करेगा वो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल तो ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टी मोड इसलिए है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज में कहीं भी बिना मेजर रिसेशन आए इन्फ्लेशन को तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है और मार्केट सब नए दौर की तरफ देख रहे हैं। नीरज जी, अनुराग एक चीज़ बताइए, जब आपके यहाँ ये बीच में
फेड पॉलिसी आई तो उसमें मिस्टर पावेल की जो कमेंट्री थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर एक दबाव है पॉलिटिकल, क्योंकि 45 दिन पहले वो बिल्कुल कन्विंस नहीं थे कि रेट कट अभी होने की कोई संभावना है, क्योंकि डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये बात सच, आज भी डेटा सपोर्टिव नहीं जैसा वो देखना चाहते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ रेट कट के लिए मैं तैयार हूं और जून में हो सकता है। क्या ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है, बाइडेन साहब ने दबाव बना रखा है कि भाई रेट तो काटने पड़ेंगे आपको वरना मैं चुनाव हार जाऊंगा? इसमें नीरज जी हमें इसको समझना होगा इस लेंस से। और देखिए मैंने इस पे रिसर्च की, क्योंकि इस पर मैंने किताबें भी पढ़ी, हिस्ट्री भी पढ़ी, क्योंकि ये एक बड़ा डिसाइडर था। इनफैक्ट ये आगे 10 साल के लिए डिसाइडर होने वाला है कि फेड के मूव्स कैसे रहते हैं, सेंट्रल बैंक्स के मूव्स कैसे रहते हैं थ्रू आउट। उस पे मैंने ये जाना नीरज जी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग इंडिकेशन होता है और इनका जो वर्बैटम होता है वो एक अलग इंडिकेशन होता है। एक्चुअल एक्शंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं कभी कभी, बट इनको पोस्चर हमेशा, तो फेड के दो जिसको बोलते हैं दो टूल्स है, एक तीसरा टूल भी है। तो दो टूल्स तो इनके इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटेटिव ईजिंग और टाइटनिंग हो गया। तीसरा इनका टूल होता है इनका बॉडी लैंग्वेज और द वर्ड्स दे कौन से वर्ड्स अपने नैरेटिव से हटाते हैं और कौन से वर्ड्स ऐड करते हैं। तो उसकी स्टोरी कुल मिला के नीरज जी ये है कि he maintained a tough posture until, because he didn't want the markets to get carried away कि देखिए आप सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन today he realizes, और अगर आप उनका ट्रैक उनका डॉट प्लॉट्स भी देखें तो वो अगले 3 साल तक में कह रहे हैं कि 2026 तक जाकर के हम 2% पर आएंगे। तो ही इज नॉट इन अ हरी कि नहीं मुझे इसी साल चाहिए। सेकेंड इज के ही नोज कि अगर ज्यादा टाइम यहां रुके तो अभी वो न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक का क्राइसिस आ गया था, तो वो सिचुएशन में आकर के फोर्सफुली रेट कट्स करना वो फेडरल बैंक कोई भी नहीं चाहता है। तो दे वांट टू बी प्रोएक्टिव। एक गलती जो हुई उस समय, जो उन्होंने ट्रांजिटरी कह दिया, तो उन्होंने लेट शुरू किया रेट हाइक करना और वो उस गलती को मान भी चुके हैं। दूसरी मिस्टेक वो नहीं करना चाहते थे कि अब ईजिंग में वो डिले कर दें। वो मिस्टेक भी अगेन वॉल्कर साहब से हुई 1981 में, तो ही डिडंट वांट टू रिपीट दैट एंड आई थिंक ही इज डूइंग वेरी राइट ऑन दैट। सो उनकी बॉडी लैंग्वेज, यू आर वेरी राइट, और मुझे भी सिग्नल दिखा कि वो रेट कट्स के लिए तैयार है। इफ नथिंग एल्स वो 1 या 2 रेट कट्स इस साल जरूर पास ऑन कर देंगे, बिकॉज मार्केट देन नोज कि यार ठीक है अब ईजिंग शुरू हो गया है, डोंट वरी। तीन एक जून में, फिर एक गैप करके, फिर 1 सितंबर अक्टूबर, फिर 1 नवंबर दिसंबर। इसको अपने लखनऊ में कहते हैं रफू करना ना। पहले आप कुछ भी बोल दो, फिर उसके बाद उसको रफू करो कि हाँ मेरे से लगता है कि पिछली बार गलती हो गई थी, अब मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। बहरहाल लेकिन ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, आप रेट कट करो, गलती मान के करो, बाइडेन साहब के प्रेशर में करो, कैसे भी करो यार, रेट कट करो, पॉजिटिव है। सुनील सर, मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट रखता हूँ, जैसे अपने यहाँ या ग्लोबली भी। एक तो यही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जून से रेट कट की संभावना बनी हुई है, अभी होगा या नहीं पता नहीं। भारत में भी आप देखिए तो एक तो इलेक्शन है, मार्केट ने लार्जली उसको डिस्काउंट कर रखा है कि करंट रिजीम कंटिन्यू करेगा। नंबर ऑफ सीट्स पे डिस्प्यूट चल रहा है कि वो 300 आएंगी कि 350 आएंगी कि 400 आएंगी। दूसरा एक पॉइंट ये है कि जून में हमारा बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन भी आना है। फिर बीच में एक मानसून की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बढ़िया मानसून रहेगा इस बार। फिर अर्निंग सीजन भी हमारा चालू हो जाएगा। जुलाई में एक मेगा बजट आएगा जो कि शायद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक इंडिकेशन होगा। फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएंगे और शॉपिंग ओपन। तो माहौल तो लगातार यहाँ से दिसंबर फरवरी फिर एक बजट। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम 2 बड़े बड़े बजट देखेंगे। कहीं आपको लगता है कि ये पूरा एक माहौल सेट हो गया है कि तेजी बनी रहेगी? इसमें कोई बम दिखता है आपको कि यहाँ पे यार ये एक रिस्क हो सकता है, या सबसे बड़ा इवेंट क्या है आपके लिए तेजी का? बम कहाँ से आ सकता, मैं कहूंगा कि दो बड़ी खबरें और 3 एक से थोड़ा बैक में। तो फर्स्ट इज मानसून का फोरकास्ट जनरली बदलते बदलते जाता है। तो मानसून का इन्फ्लेशन पे, क्योंकि इंडिया का सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन होता है, फूड प्राइसेस बहुत अहम रहते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मानसून अगर अनएंटिसिपेटेड लेवल से बहुत कम आ गई तो वो एक बहुत बुरी खबर होगी। वो नंबर 1। नंबर 2, एक सोच है इन टर्म्स ऑफ द बिग बजट। अभी जनरली बजट का उम्मीद कैपेक्स को ड्राइव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर मेरे ख्याल में टैक्सेशन रिलेटेड अगर कैपिटल मार्केट की टैक्सेशन की कुछ बात उठती है, और अगर हमारे देश यूएस में जहां पे एनएवी के बेसिस पे टैक्सेशन होता है, नॉट ऑन
booked profits but on valuation. ऐसी कुछ खबरें या वेल्थ टैक्स, हम जस्ट सेइंग कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास 5 साल का क्लियर वक्त है अभी, तो टफ डिसीजंस लेना हो तो अगर कुछ ऐसी आ जाएगी अनएक्सपेक्टेडली तो वो एक बम्प है। तो ये दूसरा। और तीसरा मेरे लिए ये है कि अगर यूएस में ग्रोथ स्ट्रांग था और वर्ल्ड में भी रिकवरी स्ट्रांग आ गई तो क्या तेल के दाम अगले विंटर के माफिक अगर बढ़ने लगे तो वो इंडिया के लिए इज नॉट वेलकम। ओके, ये 80 के लेवल पे ऑयल रहा तो ठीक है, 9500 अगर विंटर में नॉर्मली डिमांड बढ़ती है, बट यूएस में भी प्रोडक्शन बढ़ गया है, वो एक काउंटर उसके लिए है। मगर रिस्क अगर आप देखें तो ये 3 ट्रैक करना होगा, मॉनसून, एक्चुअल बजट में क्या अनाउंसमेंट होता है, और तीसरा तेल के दाम को ट्रैक करना। यही मेरे लिए 3 रिस्क फैक्टर्स दिख रहे हैं। और फोर्थ जो मैंने कहा और एक बात वो है कि देखिए ये कैपेक्स का स्टोरी अभी गवर्नमेंट की स्टोरी के साथ ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स आप मान लीजिए खाली अनाउंसमेंट पे है, ग्राउंड में नहीं हुआ है। हो जाएगा, जैसे आ जाएगी गीदड़ आ जाएगी, जैसे कह रहे हैं ना, टाइगर विल कम वुल्फ विल कम, बट अभी तक वो प्राइवेट कैपेक्स का एक मोमेंटम शुरू नहीं हुआ है। और अगर वो डिले होता जा रहा है तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स की वैल्यूएशंस जो फ्यूचर को डिस्काउंट कर चुकी है थोड़ी महंगी लगने लगेंगे और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है। एट द सेम टाइम उसकी खबर अगर अच्छी आ गई कि एक्चुअल ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 फैक्टर को ध्यान से ट्रैक करना, और वो कैपेक्स स्टोरी के लिए ट्रैक करना है हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंजम्पशन का इंडिकेटर है। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये 75 पे जाके अटक गई है, देखिए 72 से 75 बहुत तेजी से बढ़ी थी पोस्ट कोविड, पर उसके बाद जो 75 से 80 का एक रास्ता हम देख रहे थे वो देखते रहे अभी तक नहीं हुआ है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब 75 से स्ट्रांगली एक 80 की ओर चली जाती है ब्रॉड बेस तरह से, तब आपको प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत होगी। तो ये एक इंडिकेटर ट्रैक करना होगा हमें इस द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सुनील सर, एक छोटा सवाल और है कि जैसे प्राइवेट कैपेक्स इतना पिकअप नहीं कर रहा है, क्या उसके पीछे एक कारण ये है कि गवर्नमेंट इतनी एनेबलर बन गई है कि वही एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि जो टोटल लोन है उसमें से 30-40% तो गवर्नमेंट ही ले रही है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर बनी हुई है। दूसरा, अगर सरकार ही इतना कैपेक्स कर रही है तो प्राइवेट वाले सोच रहे हैं कि जब यही हो रहा है और मेरे लिए कॉस्ट ऑफ फंड इतनी महंगी है तो मैं क्यों लूं? देखिए मैं कहूंगा कि ओवरऑल कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी भयंकर गिर गया है। हाँ। तो कॉर्पोरेट्स के पास अभी देखिए रूम बहुत है, उनके पास कैश बैलेंसेस भी बहुत है। म्यूचुअल फंड की, लिक्विड फंड की 80% एक्चुअली कॉर्पोरेट्स की सरप्लस कैश पड़ी हुई है। ओके, तो कैश बहुत है। तो मेरे ख्याल में ये इंटरेस्ट रेट के चक्कर के कारण कैपेक्स बढ़ रहे हैं, ये बात सही नहीं है। सेकंड चीज जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो क्राउडिंग आउट, राइट, क्राउडिंग आउट हो रहा है, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने बजट में इंडिकेट किया कि उसकी बोरोइंग कम करवा रहे हैं। तो सिग्नलिंग वाइज इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट अपना बोरोइंग बढ़ा रही है। और तीसरी है गवर्नमेंट की कैपेक्स के कारण जिस कंपनियों को मिलती है ऑर्डर्स, मैं कह रहा हूं कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन, मोटरसाइकिल्स, कार्स, सीमेंट, ये वाले एक्सपेंशन, फ्यूचर ग्रोथ, वो इसके गवर्नमेंट के साथ संबंध नहीं है। क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है और सीमेंट और स्टील को उठा रही है तो और भी टाइट लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि कैपेक्स लगाने में 2-2.5 साल तो लग ही जाएंगे। तो एक फ्यूचर प्लानिंग, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नंबर ही मैं समझता हूं मोस्ट क्रिटिकल ड्राइवर है। गवर्नमेंट आज ऐसी नई सिचुएशन में है कि क्राउड आउट कर रही है प्राइवेट को, ना ही इंटरेस्ट रेट्स इतने खराब है कि कैपेक्स। मान लीजिए महेंद्र जी, एक कैपेक्स प्रोजेक्ट में जब तक प्रोजेक्ट कमीशन नहीं होता, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है और डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, तो पीएनएल और ईपीएस को अफेक्ट नहीं करती है। तो मेरे ख्याल में इट इज ओनली द जेन्युइन डिमांड ऑन द ग्राउंड की रेट ऑफ ग्रोथ, कंजम्पशन का ग्रोथ उतना नहीं हुआ है जितना वो उम्मीद कर रहे थे, और वेट कर रहे हैं कि जब वो कंजम्पशन 80-85% उनके सेक्टर में अगर बढ़ जाएगा तभी वो कैपेक्स का बटन को दबाएंगे। हाँ, ये बहुत, इसमें बहुत डिटेल में ज़्यादा नहीं, लोग कहेंगे बहुत इकोनॉमिक डिबेट हो रही है, वरना इस पर अभी जब पॉलिसी अगर आई सुनील सर आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि हमारा जो सेविंग्स रेट है ना वो 29% के आसपास है और 38 से गिरा के आ गया। अभी 8-9% की ग्रोथ के लिए हमारा वो पूल बड़ा होना ही चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने शायद बहुत ज़्यादा नॉन कैपिटल कंजम्पशन पे फोकस करा दिया है लोगों का कि 1 साल से कम वाला खाओ पियो मौज करो, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा। खैर ये वाली इकोनॉमिक डिबेट में हम लोग नहीं जाते, अभी इसको थोड़ा बाद में लेंगे किसी दिन,
जब पॉलिसी वगैरह आएगी तो उस दिन हम उसको डिस्कस करेंगे। वापस मार्केट होता है। अनुराग जी, एक छोटा जवाब आपसे, फिर मैं मिड कैप में आता हूँ। क्या ये जो अभी जैन साहब ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी पॉलिसी में जो अभी एक बड़ा रिसेंट चेंज हम लोगों ने देखा, अब वो क्रूड वाली भी एक बात आ गई उसमें कि विंटर सीजन की डिमांड या ग्रोथ इतनी आ रही डिमांड, क्या आपके यहाँ इलेक्शन की वजह से भी इसमें कोई चेंज आ सकता है? क्या ट्रम्प साहब आ गए तो फिर से कहेंगे वो ESG चलो सब बंद करो, ये कोयला वेला ये सब, ऐसा कुछ करेंगे क्या? हाँ, तो देखिए, एक चीज तो इसमें सच है कि जो ऑयल प्राइसेस है उस पर एक कैप लगा हुआ है, बिकॉज वन, यूएस इज ओवरलुकिंग ऑल द इंटरनेशनल ऑयल। वो कहीं से भी आ रहा है, वो वेनेजुएला से आ रहा है या ईरान से आ रहा है या रशिया से आ रहा है, दे आर ओवरलुकिंग दैट, दे नो इट कहाँ से आ रहा है, बट वो चलने दे रहे हैं। और यूएस में सप्लाई में भी मीनवाइल प्रेशर है कि एटलीस्ट मैक्सिमम करें, बट ब्रॉडली इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कंट्रोल इससे हो रहा है कि यू देर ओवरलुकिंग एनी ऑयल। यूएस इलेक्शंस के बाद में वो एक एटलीस्ट अर्जेंसी नहीं रहेगी। सेकंड इज, ट्रम्प साहब आते हैं तो पॉलिसीज वो ऑयल की तरफ में फेवरेबल रहेंगी, तो दैट्स एक्चुअली गुड बिकॉज यूएस प्रोड्यूसेस मोर ऑयल, उससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस पे कैप बना रहेगा। प्लस ट्रम्प साहब को इतना हंगअप भी नहीं है वो कि यार देखिए हमें इससे डील नहीं करना है, वो सबसे डील कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड ब्रॉडली फॉर गुड फॉर इंडिया। बाइडेन साहब आते हैं तो वो वापस से ग्रीन पॉलिसीज आएंगी, और लॉन्ग टर्म उनका प्लान वही है कि देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है वो, बट ये है कि वो 20 साल 25 साल आगे का प्लान है कि अल्टीमेटली द एंटायर मिडल ईस्ट हैज मोर मनी एंड पावर बिकॉज दे हैव ऑयल। और अगर उस पर डिपेंडेंसी कम होती है तो इट इफेक्टिवली इट मेक्स मिडल ईस्टर्न कंट्रीज लेस रिचर, एंड सो दे हैव लेसर कैपेसिटी टू क्रिएट chaos इन द वर्ल्ड। वो लॉन्ग टर्म एक गलत व्यू नहीं है, बट फिलहाल ये इसमें ट्रेड ऑफ है नीरज जी। तो आई मीन दैट्स ऑल आई हैव टू ऐड ऑन दिस। ओके, अब आते हैं दूसरे एक महत्वपूर्ण सवाल पे जैन साहब आपके पास। तो ये तो मैं तीनों लोगों से पूछूंगा कि मिड और स्मॉल कैप जिसकी इतनी बुराई आलोचना हुई, फिर भी बेचारों ने 60-70% रिटर्न कमा के दिए। मैं ये बात मान लेता हूँ कि मान लीजिए 500 का यूनिवर्स था तो उसमें 20 ऐसे रहे होंगे जो बिल्कुल भंगार कैप है, जो कागज़ पे कंपनी है या उसमें कोई बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, कोई धंधा ही नहीं है, लेकिन स्टॉक 5-6 गुना हो गए। ऐसे होंगे 10-20 स्टॉक। लेकिन बाकी तो बहुत PSUs में देखिए ज़्यादातर मिड कैप ही थे, बढ़िया रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। क्या इस साल FY25 में फिर से हम लोग देखेंगे कि मिड कैप ज़ोर शोर से चलेंगे, बढ़िया रिटर्न बना के देंगे और इन्वेस्टर का रुझान फिर उसी तरफ जाएगा? अब 30,000 करोड़ तक SIP आएगी तो सुनील जी के सामने समस्या आएगी। जैन साहब पहले आप। देखो नीरज जी, अगेन आई थिंक मिड कैप में मेरे को लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी, बट अगेन मैं उस लाइन को दोहराऊंगा, वन विल हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन क्वालिटी। अगर हम पिछली बार भी देखें, या पिछली बार नहीं अभी रिसेंट में देखें, जिस तरह की करेक्शन आई, शायद अभी भी रिटेल निवेशक को, ट्रेडर को शायद इतनी चिंता नहीं थी, ब्रोकर को शायद इतनी चिंता नहीं थी, बट जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, आई थिंक फॉर गुड रीजंस, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, फॉर गुड रीजंस आई थिंक दे वर मोर कंसर्न्ड एंड सिस्टमैटिकली शायद अलग अलग फोरम पे बार बार चेतावनी दे के, बार बार कुछ ऐसे बयान दे के, आई थिंक गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज इंस्ट्रूमेंटल कि इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आए। एंड एट एंड ऑफ द डे आई थिंक जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, आई थिंक इट वाज अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ करेक्शन, इट वाज अ वेरी नीडेड काइंड ऑफ करेक्शन, और शायद लोगों को भी एक पॉज करके सोचने पे मजबूर किया गया कि भाई तुम एक बिल्कुल सीरियस भेड़चाल में तो नहीं चल रहे। आई हैव सीन कमेंट्स कमिंग फ्रॉम माय से इन्वेस्टर वर्ड तो नहीं यूज करूंगा मैं, फ्रॉम ट्रेडर्स एंड स्पेशली यंग ट्रेडर्स, कि अगर बिटकॉइन जैसा प्रोडक्ट 3x हो सकता है 6 से 9 महीने में, विच वॉज एब्सोल्युटली रिटर्न बाय मोस्ट ऑफ द मार्केट पंडित, जितने भी अच्छे एक्सपर्ट थे या जितने भी अच्छे फंड हाउसेस थे, आई थिंक एवरीबडी वाज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट एंड कर्सिंग बिटकॉइन, बट अगेन हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जैसा आ गया। सो लिक्विडिटी मोमेंटम कैन डू लॉट मेनी थिंग्स। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है कि जो आने वाला वक्त है, आने वाले 1 साल की अगर हम बात करें, सो दैट इज स्टिल द गेम, दैट इज स्टिल द गेम एंड दैट इज स्टिल द मंत्रा। बट उस मंत्रा में हम जो बार बार अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कॉशियस करते हैं कि उसमें भी जस्ट स्टे विद द क्वालिटी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्युटली जस्ट रन ऑफ द मिल, जस्ट भेड़ चाल में। अब जैसे इवन PSU स्टॉक की जैसे आपने चर्चा की थी, आई थिंक नॉट एवरी PSU कैप स्टॉक डिजर्व्स द काइंड ऑफ वैल्यूएशन इट इज स्टिल हैविंग।
अभी हमने देखा है ऊपर से फ्रॉथ कम हुई है, 15 से 25% स्टॉक्स नीचे आए हैं, बट फिर भी मैं किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा. आई थिंक सम से रेलवे रिलेटेड काइंड ऑफ स्टॉक्स, आई थिंक इतनी एट्रोशियस वैल्यूएशन हो गई थी उन स्टॉक्स की. करेक्ट हुए भी है, बट करेक्ट के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी पूरी तरह करेक्ट नहीं हुए. सो उस चीजों को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा. बहुत अच्छे ऐसे मिड कैप भी हैं जो अभी भी ऐसी वैल्यूएशंस हैं जो कि आने वाले वक्त में डबल वैल्यूएशंस हो सकती है. समथिंग लाइक ऑटोज एंड ऑटो एंसिलरी एक ऐसा सेक्टर है कि हमारा मानना है कि स्टिल इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है. काफी अभी भी इसके अंदर आई वुड से हिडन जेम्स हैंगे. वैल्यूएशंस काफी कंट्रोल्ड है, और जिस तरह की हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी में एक्सप्लोजन या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1 से 3 साल में, आई थिंक दे कुड डू वंडर्स. सो देयर आर सेक्टर्स, देयर आर पॉकेट, देयर आर स्टॉक्स which can and which will do wonders in next few quarters, but there are stocks, there are sectors which may just a plateau kind of behavior play करें. और उसके अंदर मेरे को लगता है कुछ एक पीएसयू स्टॉक्स भी ऐसे हैंगे कि जो मेरे को लगता है कि जिस तरह से उनमें सीरियस करेक्शन हुई है, उसमें से कुछ हो सकता है उभर के ना आ पाए, और उसमें से अगर उभर के आते भी हैं, सो दैट इज वन पॉकेट जहां पर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए. सुनील सर, क्या पीएसयू स्टॉक्स को डिस्काउंट पे ही ट्रेड होना चाहिए? Yes. Relative to the same company in the private sector, PSU स्टॉक को डिस्काउंट में ही ट्रेड होना चाहिए. क्यों? 3-4 कारण है इसके. एक, प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट. उधर बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, नंबर 1. नंबर 2, प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऑफ द कंपनीज. क्योंकि हर वीक को सैलरी मिलता है, डीए मिलता है, ये मिलता है, अश्योर्ड पेंशन मिलता है, तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय कमिंग देयर उतना वो टाइट कंट्रोल नहीं होता है. नंबर 2. नंबर 3, गवर्नमेंट इसका ओनर होने के कारण एक डिविडेंड के ऊपर प्रेशर जो होता है, वन एक कैपिटल को अगर उनके धंधे में डिप्लॉय करना हो, मगर गवर्नमेंट की जरूरतें ज्यादा हो, तो ज्यादा डिविडेंड के तौर पर जाते हैं, तो उनके अपने बिजनेस में वो लॉन्ग टर्म में निवेश नहीं कर पाएंगे टू बिल्ड देयर कैपेसिटी टू ग्लोबल स्केल. राइट. तो ये 3 चीज मैं कहूंगा पीएसयूज के बारे में, जिसके कारण राइट एक डिस्काउंट टू द कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर आपको जरूर होना चाहिए. कभी भी पीएसयू को मैं नहीं मानूंगा कि वो प्रीमियम में अपने प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट के हिसाब से चलेगी. एक थोड़ा एक्सेप्शन मैं कहूंगा पीएसयू बैंक के बारे में. मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में जो गवर्नमेंट की कंट्रोल है, उसमें से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की पूरी प्रोग्राम्स, जनधन योजना, ये सब पीएसयू बैंक के जरिए निवेश हो रही है, रूट हो रही है. तो जो कैश फ्लो उनको कासा बैलेंसेस मिल रहा है. सेकेंड, कैपेक्स साइकिल की बढ़त जो मैंने कहा अभी 6-9 महीने के बाद शायद शुरू होगी, तो उसका फाइनेंसिंग, बिग टिकट कॉर्पोरेट लोन्स देने की एक क्षमता, एक ताकत, एक करेज होता है पीएसयू बैंक के कार्य में. और वहां पे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि बड़े 100-200 करोड़ में एक एसएमई को दे रहा हूं लोन, तो वो बार्गेन नहीं कर पाएगा. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक पॉजिटिव ग्रोथ साइकिल में पीएसयू बैंक के बढ़ सकते हैं. तो मैं मानता हूं कि पीएसयू बैंक में शायद, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिटेल ओरिएंटेड होते हैं, एक्सेप्शंस है वहां पर, मगर ज्यादातर रिटेल ओरिएंटेड. और रिटेल लेंडिंग पे मैं देख रहा हूं कि थोड़ा आरबीआई का भी ध्यान आ रहा है, दबाव आ रहा है कि क्या कर रही हो, कैपिटल एडिक्वेसी की बढ़त हो रही है. तो ग्रोथ फ्यूचर का कॉर्पोरेट में है. तो मैं गिने चुने पीएसयू बैंक्स में वो डिस्काउंट को नैरो होते हुए देख रहा हूं. फिर भी इवन देन मैं पीएसयू बैंक्स को प्रीमियम एट गुड क्वालिटी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक मैं नहीं मानता हूं. मगर रिलेटिव डिस्काउंट फॉर अ बैंक, पीएसयू बैंक विल बी लेस देन फॉर द जनरल पीएसयू बैंक. सुनील सर, 2-3 सेक्टर्स में इसमें थोड़ा सा आपसे सवाल है मेरा. पीएसयूज की पॉलिसी में पिछले 2-3-4 सालों में मैसिव चेंज हुआ है. पावर सेक्टर में बहुत मैसिव पावर एक्ट बना दिया गया है. 1 पैसा कोई सरकार रोक नहीं सकती उसका, स्टेट गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट नहीं रोक सकता. वैसे ही आप देखिए कि डिफेंस में, रेलवे में तो ये कर दिया गया, अब वो डायनेमिक फेयर हो गया है. आपको हो सकता है फ्लाइट से महंगा टिकट मिले वंदे भारत का. तो वर्क कल्चर में बड़ा चेंज किया है उन्होंने. अब तो मैंने ये भी सुना है कि पीएसयू वाली कंपनीज से जो एमओयू साइन होता है साल में एक बार, उसमें ये भी पूछा गया कि यार मार्केट कैप भी देख लेना आप नहीं, आप टॉप पावर कंपनी है, पावर प्रोड्यूसर है, तो आप नीचे 100वें नंबर पे क्यों हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है? तो क्या वर्क कल्चर जो चेंज हुआ है, इसकी वजह से ये कंपनियां अचानक से 10-10, 15-15 साल के अंडर परफॉर्मेंस से अब ऊपर निकल के आ रही हैं? तो ये जरूरी नहीं ये प्रीमियम पीरियड के, लेकिन एक फेयर वैल्यूएशन तो मिले. ये नहीं हो सकता कि आधे की बुक वैल्यू पे सरकारी बैंक और 4.5 की बुक वैल्यू पे प्राइवेट टॉप बैंक चलेगा. इतना गैप भी नहीं हो सकता ना सर.
या नहीं, वो एनटीपीसी नहीं, फॉर एग्जांपल कि एनटीपीसी देश का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है, वो 2030 तक 132 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो डिस्काउंट पे चलेगा क्योंकि वो सरकारी है। क्या आपको लगता है कि अब ये बदल रहा है? बदल रहा है, और उसके दो कारण हैं अलावा आपने जो बताया उसके अलावा। एक है जो भयंकर लिक्विडिटी मार्केट में आ गई थ्रू एसआईपी बुक एंड मिड एंड स्मॉल कैप। तो क्या हुआ कि फंड मैनेजर को अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना पड़ा, नंबर वन। और एक ग्रोथ बेस, कंसिस्टेंट ग्रोथ बेस सेक्टर्स और स्टॉक्स की इतनी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, तो ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यू में पीएसयूज का लो प्राइस टू बुक और लो प्राइस टू अर्निंग्स के कारण वो अट्रैक्टिव दिखने लगे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत था। अगर लिक्विडिटी अरे में डाल रहा हूं, कितना गिर सकता है, और वो तो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि पीएसयूज का गिरावट ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो एक लिक्विडिटी सपोर्ट आके ये लो पी लो प्राइस टू बुक पीएसयूज को बढ़ाया था, वो एक बदलाव। सेकेंड, मोदी जी की हवा। देखिए, मोदी जी एज द चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ इंडिया CEO। प्राइम मिनिस्टर, इज चीफ बिजनेस ऑफिसर। सो वो जैसे मिनिस्ट्रीज को डंडा देते हैं, पीएसयूज को डंडा देते हैं कि आप फोकस करो, ये करो, उसका माहौल एक सडनली नई चांद दिखने लगी पीएसयूज में। ये मैं कहूंगा, ये खाली मिस्टर मोदी जी के कारण ही इनके जो पीएसयूज आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मोदीज एम्पायर। वो चीफ बिजनेस ऑफिसर है उनके, और वो उसमें ये करेंगे। ये हवा एक वैल्यूएशन री रेटिंग में बहुत काम आया। ये दो चीज अपर व्हाट यू सेड वो भी है। तो मानते हैं कि डिस्काउंट उतना अभी नहीं होगा, कम होगा, मगर फिर भी डिस्काउंट तो होगा, वो तो वही मेरे मान। हाँ, थोड़ा बहुत, चूंकि बिजनेस उस तरह से चल रहा है तो थोड़ा डिस्काउंट होगा। मैं आपको आप लोगों के साथ एक घटना शेयर करता हूँ, मतलब सच्ची घटना। एक पीएसयू बैंक के अधिकारियों से मैं मिला, तो मुंबई में ही उनके ऑफिस है। तो मैंने उनसे पूछा वर्क कल्चर कैसे बदला, तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 बिल्डिंग है बगल बगल में, तो मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अगर मुझे जाना है तो मुझे मेल लिखनी पड़ती है उस अधिकारी के लिए कि जिससे मुझे मिलना है, और जब वो अप्रूव करेगा तो मैं उस दूसरी बिल्डिंग में घुस पाऊंगा, जबकि दोनों बिल्डिंग हमारी बैंक की है और वो सरकारी बैंक है, लीडिंग बैंक है। फिर बोला इतना ही नहीं है, हम अपने फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाएंगे तो ये कार्ड एक्सेस नहीं चलेगा। अपने फ्लोर में रहिए, चाय पीते हुए घूमते रहते ना जो सारे फ्लोर पे, ये नहीं चलता। सो मैसिव वर्क कल्चर में चेंज हुआ है सरकारी कंपनियों में, बैंकों में, कि अब वो नहीं चलेगा, अब यील्ड बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो शायद मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि उतना डिस्काउंट अब नहीं चलेगा कि एनटीपीसी 15 के मल्टीपल पर और कोई फलाने एनर्जी 40 के मल्टीपल पर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है कि उनको ज़्यादा लिबर्टी तो करेंगे। अब ये इसका वजह भी है कि सरकारी कंपनियों में बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है। अनुराग जी, एक क्विक कमेंट आपका, आपके यहाँ भी ये छोटे वाले स्टॉक बहुत दबादब चल रहे हैं, क्या चेंज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ? तो नीरज जी, देखिए, मुझे शॉर्ट टर्म में अगर कोई किसी को अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है उसमें मुझे हर्ज नहीं, ठीक है, वो एक मार्केट अपनी जजमेंट लेगा। लेकिन मुझे ना ये द होल पीएसयू, ये जो इफ्योरिया चल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए डिस्ट्रैक्शन है। पीएसयूज का सिर्फ एक ही फ्यूचर था, दैट दे ऑल शुड बी प्राइवेटाइज्ड। उस पे मैं समझ सकता हूं कि चुनाव को देखते हुए और माहौल देखते हुए एक स्लो डाउन आ सकता है, बट अगर ये हम वापस से पुराने हिस्ट्री को रीइन्वेंट करने लगेंगे तो फिर वो ठीक जायज नहीं है। पीएसयूज विल नेवर हैव अ प्रॉफिट मोटिव। सुनील जी ने जितनी बेहतरीन बातें कह दी हैं उसमें कुछ ऐड करने को मेरे पास नहीं है, बट एटलीस्ट हम इतिहास को वापस ना दोहराएं। नहीं तो पिछले 40 साल में जो नेहरू जी ने पीएसयूज दे के गए थे, वो टिल 1991 कंट्री की बैंक्रप्सी की तरफ हालत आ गई थी। लेट्स नॉट रिपीट दैट, राइट? तो एक ही फ्यूचर है, और इधर भी हो सकता है मार्केट दो तरीके देख रहा हूं कि अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम वुड बी प्राइवेटाइज्ड, बट प्राइवेट पीएसयू बैंक्स में मुझे ये भी नहीं दिखता है। पीएसयू बैंक्स का पिछले 10 साल में देखिए, इट वाज वेल नोन कि द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज डेथ बाय बिनाइन नेग्लेक्ट, विच इज कि आप बस उनको चलने दीजिए, वो अपने आप छोटे होकर के खत्म हो जाएंगे। और ग्रेजुअली जो कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लग रहा था ये शायद उसी डायरेक्शन में जा रहा है, प्रॉब्ली शायद अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हो। लेकिन लेट्स नॉट होप, ये बड़ा नाइव होगा नीरज जी होप करना कि ये कल्चर चेंज हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। बड़े नोटेड इकोनॉमिस्ट जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की बातें करते हैं, मैं सरप्राइज था, कल मैंने उनका एक डिस्कशन सुना, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए, आपको लग रहा है पीएसयूज में वापस से फिर से एनपीए साइकिल आ जाएगा, क्योंकि वो कल्चर ही नहीं है वहां पर। तो आई थिंक दिस इज द लिमिटेड पॉइंट आई हैव टू से। मार्केट अपनी कॉल ले सकता है इन अ शॉर्ट टर्म,
बट आई डोंट थिंक ये फ्यूचर है, इसमें इंडिया को भी हार्म हो रहा है, इंडिया स्टोरी को भी नुकसान हो रहा है। अनुराग जी, इसमें स्लाइड डिफरेंस है मेरा आपसे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, प्राइवेट को करना चाहिए। बहुत इसेंशियल चीज़ें या जो एक आध जरूरी चीज़ें वो हो सकती हैं, लेकिन पुराने उस दौर में मुझे नहीं लगता अब लौट पाएंगे ये लोग, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल चेंज आप कर देते हैं तो मुश्किल होती है। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे अगर प्राइवेटाइज भी करना है तो मैं 10 रुपये वाला माल 2 रुपये में क्यों बेचूंगा, जब वो 8 रुपये का बिक रहा है तो मैं 8 में बेचूंगा। ये बात सही है। क्यों? अच्छा, अभी जो उन्होंने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट रखा है सरकार ने, उसमें ये बात है कि वो प्राइवेटाइज करेंगे और मतलब बहुत मैसिवली करेंगे। पिछले 1-2 साल में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन अब वो, मुझे नहीं लगता कोई सरकारी बैंक में फ़ोन बैंकिंग से आपको लोन मिलेगा, मुश्किल है। भारत में अब नहीं मिलता सर। वो एक ज़माना था जब फ़ोन बैंकिंग से बहुत मिलता था, अभी वो डिफ़िकल्ट हो गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर, ये हम लोग अच्छी के लिए होप कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा, इसके बाद जो अगला टॉपिक मेरा ये है कि ये प्रमोटर और बड़े निवेशक इतना माल क्यों बेच रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं अलग अलग आयाम पे कि जो नए वित्त वर्ष में चीज़ें घटित होने वाली हैं और वो मार्केट को कैसे सपोर्ट कर रही या मार्केट के लिए आगे एक चुनौती हो सकती है। हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए। इस वक्त मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आपने देखा होगा कि FY24 में बड़े पैमाने पर QIPs हुए हैं, ब्लॉक्स हुए हैं, बड़े इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया है। 24 का आंकड़ा आपके सामने बताता हूँ मैं, 68,933 करोड़ के QIPs हुए हैं और FY23 में ये संख्या सिर्फ 9,019 करोड़ की थी। इस तरह से बड़े निवेशक या प्रमोटर ने फंड रेज करने का एक तरीका इक्विटी डाइल्यूशन को माना। इवन PSU बैंक्स ने, सरकारी बैंकों ने भी 18-19 हज़ार करोड़ रुपए जुटाए हैं। कुल 55 कंपनियों के QIPs आए हैं और बहुत सारे जो स्टार्टअप थे या रिसेंट लिस्टिंग कंपनीज थी या पहले से भी लिस्टिंग कंपनी, उसमें से बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, FIs जिनको हम लोग कहते हैं, उन्होंने अपना माल बेचा है। सुनील जी, क्या रीज़न क्या देखते हैं आप इसको? यह एक इजी तरीका है अपना फंड रेस करने का या मार्केट ऊपर है तो निकल लेने का? क्या रीज़न देखते हैं आप सर? देखिए, मेरे को इसमें 3 तरीके से मैं एनालाइज करूंगा। पहली बात है कि बड़े इन्वेस्टर जब प्राइवेट इक्विटी आते हैं, उनका मकसद होता है कि 5 साल में मेरा 25% पर एनम CAGR बन गया तो मेरे को निकलना है, क्योंकि उनको अपने निवेशक, देखिए ये PE फंड्स है ना, जो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल की नहीं है, वो उधर इकट्ठा करते हैं हजारों इन्वेस्टर से, HNI सुपर HNI से, और उनको रिटर्न वापस देना पड़ता है। तो ये प्राइवेट इक्विटी का पब्लिक मार्केट से पैसा लेकर एग्जिट करना इट्स अ नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब उनका रिटर्न पैरामीटर्स जो उन्होंने प्रॉमिस किया अपने निवेशक को, जब वो आ जाती है तो उनको एग्जिट करना ही है। उसमें मैं कोई गलती नहीं देखता हूं। इनफैक्ट अच्छी बात है, कुछ फ्रेश कैपिटल आने में वो सपोर्ट करेगी। सेकेंड बात होगा, जब एक ओनर अपने थोड़ा इसको बेच रहा है, वहां में मैं समझूंगा जैसे कुछ फॉरेन बड़े बड़े कंपनी, आपके पता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी ने, नाम नहीं ले सकता हूं मैं, उन्होंने बेचा। वहां पे थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वो मान रही है कि अपनी स्टॉक प्राइस आज ओवर वैल्यूड है, तो अभी मैं पैसा निकालूं और शायद वापस करेक्शन होगा, तब मैं वापस अपना ओनरशिप स्टेक को करेक्शन के बाद लूं। तो वो यानी कह रहे हैं कि मार्केट जो वैल्यू दे रही है फ्यूचर अर्निंग्स को, वो अर्निंग्स में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी पैसा निकाल रहा हूं। अगर अर्निंग्स हो गया, वैल्यूएशन बदले, वापस देख लेंगे। ये एक नेगेटिव सिग्नल वो स्टॉक के लिए मैं मानूंगा, क्योंकि उसके ओनर ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट की जो प्राइस में फ्यूचर कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग, वो मुझे अनअचीवेबल लग रहा है करके एक सिग्नल। तो मैं उनको ऐसे दोनों में सेपरेट करूंगा। और तीसरी बात है, जब QIP रेज करते हैं, राइट, आप सभी QIP को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं समझ सकते हैं। कोई उनके अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए फ्रेश शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। आपने वो जो बात कही कि वो पैसा निकल रहे हैं, वो बात अलग है। अगर मेरी बिजनेस में जरूरत है, इसके लिए मैं इक्विटी रेज कर रहा हूं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इक्विटी मार्केट में आप एक वैल्यूएशन अच्छा होने के कारण आपकी प्रोजेक्ट में डेट का कंपोनेंट कम करा के इक्विटी को बढ़ा के आप बिजनेस में पॉजिटिव है, तो वो रिटर्न भी आप ही को मिलेगा। तो ये 3 तरीके से मैं स्प्लिट करूंगा ये जो सेलिंग हुआ है ब्लॉक डील्स का, और उसी हिसाब से मैं जज करूंगा। तो इसमें कोई वरी नहीं करना चाहिए, ये एक रूटीन प्रैक्टिस आप कह रहे हैं? यस, प्राइवेट इक्विटी जब पब्लिक मार्केट में पैसा उठाती है, वो एक बहुत हेल्दी है। और अनलेस पब्लिक मार्केट रिवॉर्ड द प्राइवेट इक्विटी, फ्रेश प्राइवेट इक्विटी कैसे आएगा?
ये एक इन्वेटेबल, क्योंकि अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग जो होता है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, वही एक प्रोजेक्ट को बाहर कंप्लीटली दिखने से पहले इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं, तो उनको वो रिटर्न आ गया तो वो फ्रेश लगाएंगे ना। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट की प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी को। तो वो जब किसी दूसरे में लगाना चाहते हैं यहाँ से निकल के, तो मतलब यहाँ की ग्रोथ मॉडरेट होगी, ये मान के चलते हैं वो, एग्रीड ना, कि अब उतनी ग्रोथ इस कंपनी में नहीं बची है, इसलिए यहाँ से एग्जिट लेने में भलाई है, फिर चले के नया ढूंढते हैं, जो नया बिजनेस आ रहा हो। तो थोड़ा मॉडरेशन की संभावना है, इसलिए हो सकता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड CDSL में बेच के जा रहा है। करेक्ट सर? मैं स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ नहीं, हमने ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए। पंकज जी, वर्लपूल ने बेचा, ITC ने बेचा, बैट ने, और बहुत सारा फंड निकल के गया। तो आपको लगता है कि ये जो एक तरीका हो सकता है, जैसे एक, मैं, आप लोग नाम नहीं ले सकते, मैं तो एग्जांपल के लिए बता ही सकता हूँ, ब्लू स्टार ने QIP किया, बहुत शानदार उनको रिटर्न मिला, और QIP के दिन स्टॉक में एक रैली भी आ गई। तो उन्होंने अपने आगे एक्सटेंशन प्लान के लिए बिना डेट लिए पैसा जुटा लिया, उनको 2-3 साल पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी एंजल ब्रोकिंग ने भी अपना करके पैसा जुटा लिया और अच्छी खासी रैली बना ली स्टॉक में, क्योंकि ग्रोथ कैपिटल वहाँ पे उनको दिख रही थी, बिना डेट लिए हुए बने। लेकिन बहुत सारे लोग निकल रहे हैं जो मॉडरेशन की तरफ भी इशारा करता है, प्रमोटर भी बेच रहे हैं, PE फंड भी बेच रहे हैं। आपको कोई चिंता हो रही इससे कि ये तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है? पंकज जी देखो नीरज जी, कोई आई डोंट थिंक जिस तरह का करंट मार्केट सिनेरियो है, जिस तरह का गोल्डीलॉक सिनेरियो इस टाइम चल रहा है, कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है। बट डेफिनेटली वन हैज टू बी अवेयर, थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जो ये आपने 2-3 कंपनियों के नाम दिए, उनमें एक ऐसा भी टिप्पणी या क्लैरिफिकेशन आई थी कि शायद यहाँ पर जो डोमेस्टिक आउटफिट्स हैं, उनके वैल्यूएशंस शायद ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस काफी सीरियसली स्ट्रेच हो गए हैं। में भी जिस तरह की ग्रोथ है, या आने वाले 2-3 साल में ग्रोथ है, जो कि डेफिनेटली जो पेरेंट कंपनी है या डोमेस्टिक मैनेजमेंट है, उनसे अच्छा भला कौन जानता है। और जिस तरह का इस टाइम मार्केट में मोमेंटम है, जिस तरह की मार्केट में लिक्विडिटी हैगी, आई थिंक बड़ा आइडियल सा सिनेरियो है। एंड सम ऑफ देम हैव सेड कि हम यहाँ पर बेच के, इट्स नॉट दैट कि वी आर जस्ट टेकिंग आउट दिस मनी एंड जस्ट यूजिंग इट मनी फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। इसमें से काफी सारा पैसा हम अपनी जो हमारी बाहर जो पेरेंट कंपनी है या बाहर जो इंटरनेशनल उनकी जो कंपनी है, वो ऑलमोस्ट काफी सीरियस कंपेयर टू द डोमेस्टिक कंपनी, काफी सीरियस डिस्काउंट पे हैंगी। एंड इट्स मच मोर वर्थवाइल टू इन्वेस्ट मनी ओवर देयर, और यहाँ से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया जाए। तो बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की बात है। दिस इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड फेनोमेना। उसके अलावा अगर हम देखें, IPO भी बहुत सारे आ रहे हैं, एंड रादर मेरे को उससे ज्यादा चिंता वहां पर है कि वी हैव सीन दैट कि अब देखने को मिल रहा है कि कुछ एक IPOs तो शायद इतनी क्वालिटी के नहीं है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू, जैसे होता है बहती गंगा में हाथ धोना है। जिस तरह के अगर आप देखें, विदाउट नेमिंग एनी काइंड ऑफ स्टॉक, जिस तरह के अक्रॉस द बोर्ड आजकल ज्वेलरी के IPOs आ रहे हैं, जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड आजकल ऑल दीज व्हाट यू कॉल बिकाजीज, नमकीन, खाने पीने के इनके IPOs आ रहे हैं, एंड सबकी वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और वो तो हमने खैर देखा ही है, एंड इट हैज बीन प्रूवन कि जिस तरह से 30, 40, 50 गुना IPO सब्सक्राइब हो रहे थे, और उसमें से कुछ IPO 10% डिस्काउंट पे खुल रहे थे। आई थिंक दैट इज अ मिस्ट्री which is still unfolding. So it's a general kind of game what is happening. But piecemeal basis पे जो 4-5 जो बड़े हमने देखे हैं कि जो सेलिंग हुई है पेरेंट कंपनी से, बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की बात नहीं है। बट डेफिनेटली दैट पॉइंट्स टू अ काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर बाय दे फील कि इस टाइम शायद वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है, बट मे बी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशन इसकी काफी डिसेंट हो सकती हैं। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इट कीप्स हैपनिंग इन मोमेंटम काइंड ऑफ मार्केट, इट कीप्स हैपनिंग इन दिस काइंड ऑफ बुलिश मार्केट, जहां पर लिक्विडिटी अच्छी स्ट्रांग है। बट बहुत ज्यादा चिंता की बात है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा। आज से 6-8 महीने पहले आई रिमेम्बर जो DLF के KP सिंह साहब थे, उन्होंने शुद्ध अपने कुछ पर्सनल शेयर बेचे थे 500-700 करोड़ के, एंड एट वैल्यूएशन ऑफ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मे बी 525 और 625। एंड मार्केट को उस टाइम चिंता थी कि जी बॉस लोग इतना बेच रहे हैं तो मे बी वैल्यूएशन रहा। उसके बावजूद भी आप देखिए, आई थिंक द स्टॉक इज रूलिंग एट अराउंड 900 रुपीज।
सो हर चीज को हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, बट ओवरऑल मेरे को बहुत ज्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है. आई वुड बी रादर मोर कंसर्न विद द काइंड ऑफ आईपीओ जो अक्रॉस द बोर्ड आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे थोड़ा सा आदमी को, क्वालिटी विज ऑफ इज वैल्यूएशन, आई थिंक वहां पर ज्यादा चिंता होनी चाहिए. वैल्यूएशन में तो लोग कहते हैं कि हम और इससे भी महंगा बेच सकते थे, हमने तो आपको बहुत सस्ता दे दिया. पेटीएम ने ऐसा बोला था उनके सीईओ ने. यानी अनुराग जी आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को, जो ये डायल्यूशन करते हैं या प्रमोटर बेच के निकल लिए या थोड़ा बहुत पी फंड बेच रहे हैं? अरे जब इस कंपनी में पैसा बनना तो बेच क्यों रहे हो? फ्रेश फंड दूसरे को दे दो ना, जिसको आपको ऑब्लिगेशन पूरा करना है. इसका मतलब इधर ग्रोथ नहीं हो रही है ना, या मॉडरेट होगी इसलिए आपको यहाँ से बेचना है. मानो अनुराग जी. नीरज जी, 3 क्विक बातें इस पे कहता हूँ, लेकिन बहुत ही जरूरी है. वो वर्लपूल का कमेंट मैं जब सुन रहा था और मुझे अंदाजा नहीं था, वो कमेंट उन्होंने बोला, मैंने कहा वेट, क्या कह गए ये? मैंने टीवी रिवाइंड किया और उस क्लिप को कैप्चर करके ट्वीट किया. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर हिंदुस्तान में पसंद किया जाएगा, इन द सेंस दैट काफी लोगों ने उसको पसंद किया लेकिन मेजॉरिटी ने उसको डिसलाइक किया, इसलिए कि लोग इसको पेट्रियाटिज्म से जोड़ने लगे. कुछ लोग उसको जस्टिफाई करने लगे कि नहीं देखिए, ये इंडिया में इतना वैल्यूएशन जस्टिफाइड है. आई थिंक इस किस्म के थॉट से हमें बचना चाहिए. हम लोग सब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा बेच रहा है तो उसका प्लीज बुरा ना माने, और आप अगर महंगा खरीद रहे हैं तो आपकी चॉइस है. उसको डोंट वे पेट्रियाटिज्म विद इन्वेस्टिंग, राइट? ये 2 चीजें एकदम अलग हैं. जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही. दूसरी बात विच इज, इस पर तो हम बुरा मान जाते हैं, आईपीओस पे हम बुरा नहीं मानते. बैक टू बैक सारे प्राइवेट इक्विटी विच आर ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने आपको महंगे आईपीओस बेचे हैं, प्राइजेस वापस वहीं आ गए हैं. नीरज जी, इस समय कहना फैशनेबल नहीं है, लेकिन कयामत का दिन उन सब के लिए आएगा. आपने जो माल खरीदा है वो बहुत महंगा खरीदा है. डोंट बी वेरी हैप्पी कि मेरा आईपीओ प्राइस आ गया. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. थर्ड इज, प्लीज कॉशन हो जाइए. बायर्स बिवेयर मार्केट है. एज्यूम एवरीबडी इज बायर्स, एवरीबडी इज इन्वेस्टेड. लुक एट द लास्ट 20 years. इंडियन मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैसा बना है वो 1990s में और 2010s में सबसे ज्यादा बुल रन रहा है. लेकिन पीपल हैव नॉट बिकम रिच बिकॉज इतना आसान नहीं है कि सिर्फ आप पैसे डालिए किसी भी भाव पर और अमीर बन जाइए. तो आई थिंक मेरी सलाह यही यंग जनरेशन को है कि प्लीज डोंट मिक्स पेट्रियाटिज्म विद स्टॉक मार्केट. दोनों चीजें अलग हैं. बिवेयर ऑफ द कंपनीज विच हाइड्स बिहाइंड पेट्रियाटिज्म कि अरे देखिए ये तो इंडिया पे अटैक हो गया. ऐसा प्लीज ऐसा नहीं होता है. और थर्ड, बायर्स बिवेयर, हमेशा चौकन्ने रहिए. और इस चैनल पे हम भी और बाकी इन्वेस्टर्स भी और आपको अब सलाह देते रहते हैं कि प्लीज डोंट टेक एनीथिंग विद यू नो, लुक एट द वैल्यूएशन. जी, मेक नो मिस्टेक, इंडियन मार्केट्स आर वेरी एक्सपेंसिव ग्लोबली. एक वेरी क्विक कमेंट चाहिए आपसे. 2 एग्जांपल आपके यहाँ के. टेस्ला, एक ड्रीम रन, चलते 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 कहाँ तक गया, अब वहां से आधा. अभी दूसरा एक चल रहा है एनवीडिया. आपको लगता है एनवीडिया में बबल है? बिल्कुल बबल है नीरज जी. सिस्को 10 टाइम सेल्स चल रहा था 2000 में, और उसके बाद वो प्राइस कभी नहीं आया उसका वापस. मेरे ख्याल से अब आया 20 साल बाद में कुछ वापस प्राइस उसके आधे पर आया हुआ है, राइट? एनवीडिया का सेल्स कुल मिला के 80 से 100 बिलियन है. 2.2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है. बट नीरज जी, यहाँ 1-2 स्टॉक की बात मैं समझ सकता हूँ, आप अवॉइड कर सकते हैं उसको. लेकिन जब अक्रॉस द मार्केट, अब अभी आप ही के चैनल का डेटा है, आप कंपेयर कर लीजिए एमएनसी वैल्यूएशंस वर्सेस इंडिया वैल्यूएशन. सो आई डोंट थिंक वो जस्टिफाइड है. आई अंडरस्टैंड, और कहीं भी हो वो बचना चाहिए उससे. आई तो हम उसको एग्री. अनुराग, प्रॉब्लम जानते क्या होती है? आपके यहाँ की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि नहीं, एनवीडिया में बबल नहीं, एनवीडिया में बबल तब बनेगा जब उसका भाव $2700 होगा. इट इज रिटन. मजा तब आता है कि देखिए साहब, अब हमारे यहाँ के इन्वेस्टर को तो मानता हूँ कि चलो भी बहुत सीख रहे हैं, ग्रो मैच्योर हो रहे हैं. उधर तो मैच्योर बैठे, वो कह रहे हैं नहीं, 2700 का जब होगा जिस दिन एनवीडिया, उस दिन मैं मानूंगा कि .com जैसा बबल हुआ है. अभी दिस इज द काइंड ऑफ कंफ्यूजन. जी, इसमें लाइटर नोट में इसको खत्म बहुत छोटा सा कमेंट. हाँ, जो वो सिस्को का जो बबल जब बर्स्ट हुआ और स्टॉक तो 90% गिरा, और उसके बाद वो आया नहीं कभी वापस प्राइस. तो उसके सीईओ ने से पूछा कि यार आपने इन्वेस्टर्स को आपने ये नहीं कहा. उसने बोला यार आप मेरे स्टॉक का 10 टाइम्स सेल्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे 10 साल तक मैं कोई भी खर्चा ना करूं, कोई पैसे ना करूं, जो सेल्स आए सारा का सारा प्रॉफिट में दे दूं, तो भी आपको 10 साल लगेंगे अपना पैसा रिकवर करने में.
Right. बोलता मेरी छुट्टियां, आप लोगों का क्या प्लान था आप बताइए। तो इट्स अ बायर्स बिवेयर मार्केट नीरज जी, ये देखना होगा। एक्चुअली चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही है, लेकिन अंत में यही कहेंगे जो हमारे तीनों मेहमान कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट हंकी डोरी कि मार्केट ऐसे ही सरसरा चलता रहेगा और आप मजे लेते रहेंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये शो आप लगातार हर हफ्ते देखेंगे तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे और बेटर इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, ज़्यादा वेल्थ बना पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉन्ग वीकेंड है, मूवी देखिए, मस्ती करिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।